बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लम्स जो है वो आज भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, आज भी सारा दिन मौजूद बहस बना रहा, थोड़े से फ़र्क के साथ। कल वज़ीर आज़म से सवाल पूछने वाले बच्चों के हक़ में बहुत ज़्यादा हमने देखा कि ट्रेंड्स बन रहे हैं, उनको शेयर किया जा रहा है, उनकी तारीफ़ की जा रही है, उनके सवालों पर जो है वो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को सुबकी हुई और सवालों का जवाब नहीं दे सके और उन्हें सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। जब ये सब कुछ कल हुआ और लम्स ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, तो उससे एक परेशानी की लहर भी दौड़ गई। उसके नतीजे में आज फिर हुआ ये कि मखसूस सियासी जमात के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने जो तोपों का रुख था वो इन तलबा की तरफ कर लिया। हालांकि आप देखें कि जब इन स्टूडेंट्स ने वज़ीर आज़म से क्वेश्चंस किए थे तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उनके ये क्वेश्चंस पिक हो जाएंगे, उनके ये क्वेश्चंस शेयर हो जाएंगे, उनके ये क्वेश्चंस ट्रेंड बन जाएंगे, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगेंगे, वो मशहूर हो जाएंगे, उनको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी या इतनी ज़्यादा डिस्कशन में वो आ जाएंगे, ये उनके जहन में भी नहीं होगा और ना ही उन्होंने ये सब सोच कर किया। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये हो गया तो उसके नतीजे में फिर हुआ ये कि मखसूस सियासी जमात के लोगों ने इन स्टूडेंट्स को टारगेट कर लिया और इनको आज जो है वो खूब इनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी ताकि काउंटर किया जाए, बैलेंस किया जाए और कहा जाए कि नहीं जी ये तो नालायक हैं। 3 तरह के एतराज़ात बेसिकली आज इन स्टूडेंट्स पर उठाए गए हैं जवाबी हमला करते हुए, या वो जो कल का एक पूरा ट्रेंड बना था उसका जवाब देने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आज जो एतराज़ात इन स्टूडेंट्स पे उठाए गए वो क्या एतराज़ात थे। नंबर 1, ये बदतमीज़ बच्चे हैं। कहा गया कि ये आज के जो जनरेशन है ये तो बदतमीज़ हैं और मैंने सोशल मीडिया पर यह भी देखा कि लिखा हुआ था कि ये सवाल तमीज़ से भी तो किए जा सकते थे। हालांकि मेरा ख्याल है कि इन सवालों की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि ये इंतहाई तमीज़ के साथ किए गए, इंतहाई तहजीब के दायरे में रहकर किए गए, किसी ने बदतमीज़ी नहीं की। चलिए आप बहुत से बहुत कहेंगे तो एक स्टूडेंट ने जो कहा कि जी आपने 50 मिनट लेट आए हैं, चले आप उसको कह भी दें कि जी ये सवाल जो है वो थोड़ा सा बोल्ड था। बाकी सारे बच्चों ने तो तहजीब और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सवालात किए कि जी इलेक्शंस होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए। जो 9 मई के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये जो कहा गया कि ये बदतमीज़ी की है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा एतराज़ उठाया गया कि इंटेलेक्ट इनमें नहीं था, इनके अंदर कोई इंटेलेक्ट नहीं था। और तीसरा ये कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो ये आमियाना क्वेश्चन थे। और इनको मैं इस पर बात करने से पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूं जो हुसैन हक्कानी साहब ने कहा है। हुसैन हक्कानी साहब ने कहा, काश पाकिस्तानी कौम ये समझ सके कि जुमलाबाजी या जुगतबाजी जहानत का मज़हर नहीं होती और किसी को शर्मिंदा या चुप करवा देना काबिलियत का नमूना नहीं होता। लम्स में किसी तालिबे इल्म ने मईशत, कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी पर कोई ज़हीन बात नहीं की, बस वैसी ही काबिलियत दिखाई जैसी टीवी पर दिखती है। अच्छा देखें, पहली बात तो यह है हुसैन हक्कानी साहब की ये बड़ी फजूल सी बात है जो उन्होंने की है। उसकी वजह यह है कि ये मुकालमा या मुबाहिसा या जो डिबेट थी या जो डिस्कशन थी या सेटिंग थी, ये ना तो मईशत के मौजू पर थी, ना कौमी सलामती इसका मौजू था, ये ना ही खारजा पॉलिसी के हवाले से इस पर बात हो रही थी। इसका सब्जेक्ट नहीं था, ये किसी खास मौजू पर बुलाया गया सेमिनार नहीं था। मैं कल भी आपको बता रहा था कि मैंने लम्स में 1.5-2 साल सर्व किया हुआ है, मैं वहाँ के बच्चों के इंटेलेक्ट से वाकिफ़ हूँ। अगर ये वाकई खारजा पॉलिसी पर मौजू होता तो ये बच्चे ऐसे ऐसे नुक्ते बयान करते कि वज़ीर आज़म दंग रह जाते, और अगर ये कौमी सलामती पर होता तो वो ऐसे ऐसे नुक्ते बयान करते कि लोग हैरान रह जाते कि अच्छा दुनिया भर में जो कौमी सलामती के हवाले से लिटरेचर है या नैरेटिव है या जो चीज़ें हैं उस पर उनकी कितनी गहरी नज़र है अपने सब्जेक्ट पर। और अगर मईशत पर हो रही होती, जो इकोनॉमी का डिपार्टमेंट है वहाँ का, और उसमें इकोनॉमी को समझने वाले बच्चे उनसे उनकी जहानत से हैरान रह जाते। लेकिन ये इन मौज़ूआत पर था ही नहीं। ये तो वज़ीर आज़म का एक इंटरेक्टिव सेशन था मुल्की हालात के ऊपर, और जब मुल्की हालात पर हो रहा था तो जाहिर है बच्चों ने वही बात करनी थी। और देखिए, ये ना तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए सवालात किए गए थे और ना ही यहाँ पर कोई थॉट प्रोवोकिंग सा कोई कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना था, ना ही कोई ऐसा किसी मसले का हल तजवीज़ करने के लिए एक सिटिंग हो रही थी। इसको आप यूं लीजिए कि ये बेसिकली नौजवानों ने अपने एंगर का इजहार किया। यानी इसको नौजवानों की जो कल सब कुछ हुआ, इसको नौजवानों के एंगर के तौर पर देखना चाहिए कि नौजवान नाराज़ हैं। इसमें बस इतनी सी बात है कि नौजवानों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, अच्छे सुलझे हुए शाइस्ता अंदाज में किया है, लेकिन अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। और इसमें बच्चों के इन सवालात में बेचैनी और परेशानी की एक झलक दिखाई दे रही है।
बेचैनी दिखाई दे रही है, अपसेट दिखाई दे रहे हैं नौजवान नस्ल। ये है इसको शेयर करने या इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने की वजह यह है कि बच्चे परेशान लग रहे हैं, बच्चे इस वक्त के मौजूदा हालात से अपसेट दिखाई दे रहे हैं, बेचैन नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर एक बेकरारी दिखाई दे रही है, इसलिए इसको शेयर किया गया। इसमें जो लोग दानिश ढूंढ रहे हैं या बहुत बड़ा इंटेलेक्ट ढूंढ रहे हैं या कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी, ये हुसैन हक्कानी जैसे लोग खारजा पॉलिसी के लिए कोई नुक्ते ढूंढ रहे थे, तो ये तो इसका मौजू ही नहीं था। आई एम सॉरी, ये आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हैं। तो इन बच्चों पर तो तनकीद हो रही है जी, बड़ी आमियाना सवाल थे जी, इसमें कोई इंटेलेक्ट नहीं था। और भाई किस किस्म का इंटेलेक्ट चाहिए था इस तरह के निशस्त में? इस तरह के निशस्त में कोई इंटेलेक्ट की कोई बात, ये कोई रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़ रहे थे। इन्हीं बच्चों का रिसर्च वर्क भी होगा जो एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, यहां तक कि मास्टर और ग्रेजुएशन में भी बच्चे अपने रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। उनके रिसर्च पेपर्स दुनिया भर के अच्छे अच्छे मैगजीन में छपते हैं। आप या तो एनवायरनमेंट के मौजू पर रख लेते और बच्चों से कहते अपने मकाले पढ़ें, अपने रिसर्च पेपर्स पढ़ें, और फिर आप देखते कि कितनी वो जहानत का मुजाहरा करते हैं। या आप उनसे कहते कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिसर्च पेपर्स ज़रा पढ़ के दिखाएं, और तो फिर पता चलता वज़ीर-ए-आज़म के और या किसी के भी सर के ऊपर से ना गुजर जाते तो आप मुझे कहते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये निशस्त उस तरह की थी नहीं, तो ये फजूल सा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आज जवाब बहस देने के लिए कि जी बच्चों का इंटेलेक्ट देखें और देखा जी वज़ीर-ए-आज़म ने कैसे इनकी दुर्गत बनाई और कैसे किया। मसला ये नहीं है, मसला ये है, इसको जो देखें हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी चीज़ में से एक सबक निकालने की बजाय उसके अंदर से ढूंढने के बजाय कि हमें क्या निकालना चाहिए, इसमें से काम की बात क्या है, उसकी बजाय हम खामखा की बहसों में पड़ जाते हैं। भाई इसमें से सबक ढूंढने का यह है कि नौजवान नस्ल परेशान है, अपसेट है, बेचैन है, परेशानी का शिकार है, बहुत सारे उसके सवालात हैं, उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए। ये है बस इसमें बात। तो बाकी इसके अलावा जो बहस हो रही है वो फजूल बहस है। देखिए एक बात ये हो रही है कि जी वज़ीर-ए-आज़म 50 मिनट लेट हुए तो क्या हो गया, और 50 मिनट लेट ना आने पर क्या स्टूडेंट को ऐसा सवाल करना चाहिए था। तो देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लेट आना जो है ये एक कल्चर सा बन गया है, और ख़ास तौर पर कोई बड़ा आदमी लेट आता तो वो समझता है कि कोई बात ही नहीं है। ये इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फिर आप लेट नहीं होते, बल्कि जो वज़राए आज़म हैं या इस तरह के बड़ी सीटों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनका तो पूरा स्टाफ होता है। हमारी जब किसी बड़े शख्स के साथ मीटिंग हो रही होती है तो जो हमारा मीटिंग का वक्त होता है 20 मिनट होता है, तो 20 मिनट के बाद सेक्रेटरी आ जाता है कि सर आपकी अगली मीटिंग आ गई है, सर अब आप वाइंड अप कर दीजिए। और वज़ीर-ए-आज़म, इवन मैं जनरल बाजवा के साथ हमारी कई सेटिंग्स हुई, जब उनके साथ बैठे होते थे तो वो जो उनका स्टाफ था वो आ जाता था कि सर टाइम खत्म हो गया है, सर अगले लोग आके बैठे हुए हैं, सर अगली अपॉइंटमेंट है, सर अगली जो फलां जगह पर पहुंचना है। तो खैर इस बहस में जाए बगैर अब कहा जा रहा है कि जी वज़ीर-ए-आज़म लेट आ गए तो क्या हो गया। एक इमरान खान का भी क्लिप शेयर हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें काफ़ी पहले वो लम्ज़ ही गए थे। एक तो उनके आमद पर जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, बहुत देर तक तालियां बजती रहीं, बहुत देर तक वो रोस्ट्रम पर खड़े रहे और उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्टूडेंट्स ने इस्तकबाल किया था। तो ये करिश्मा तो हर एक के हिस्से में नहीं आता, ये तो अल्लाह किसी किसी को अता करता है। तो बहरहाल इमरान खान के ये हिस्से में आया, और जब उन्होंने अपनी गुफ्तगू शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं थोड़ा देर से पहुंचा हूं। तो उन्होंने माज़रत की इमरान खान ने। तो इसको आज कंपैरिजन करके वज़ीर-ए-आज़म के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म देर से आने की वजाहतें पेश करते रहे और तौजीहात देते रहे और उसको जस्टिफाई करते रहे और कहते रहे कि हाँ ये तो हो सकता है देर से आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान आए तो उन्होंने देर से आने पर माज़रत की। तो ये कंपैरिजन हो रहा। बहरहाल मैं उसको चलिए वज़ीर-ए-आज़म की बहुत बड़ी खामी के तौर पर नहीं देखता। मेरे नज़दीक इस पूरे एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि नौजवानों के एंगर या बेचैनी को एड्रेस किया जाना चाहिए। अच्छा देखिए, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे आज के किसने कहा था कि पार्लियामेंट, यानी इमरान खान के हवाले से कहा जाता था कि जी आपने आपका हरीफ जो है उसको आप अपना रास्ता साफ करके उसको जेलों में धकेल के उस पर मुकदमात बना के और गलियां सुंजियां करके तो अब आप जीतने के लिए बैठे हैं। तो एहसन इकबाल साहब ने इस सारी बात का, यानी आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जिस तरह से लोगों को पकड़ धकड़ की जाती है, जिस तरह से लोगों को उठा के अंदर डाला गया, जिस तरह से वफादारियां तब्दील कराई गई, जिस तरह से लोगों से चिल्ले कटवाए गए और चिल्ले काट के फिर लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की, फारूक हबीब ने की और बाकी लोगों ने की, तो उस पर जवाब उन्होंने क्या दिया है। सुभान अल्लाह। ये प्रोफेसर एहसन इकबाल फरमाते हैं, किसने कहा था कि पार्लियामेंट छोड़कर जाएं, यानी जब तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो गई थी तो पार्लियामेंट क्यों छोड़कर गए थे, और किसने कहा था कि 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ें, यानी अगर किसी ने असम्बलियां तोड़ने का आईनी ऑप्शन इस्तेमाल किया है तो उसके नतीजे में क्या आज जो कुछ हो रहा है वो जस्टिफाई हो जाता है प्रोफेसर साहब?
क्या जस्टिफाई हो जाता है। यानी इमरान खान ने चूंकि ये गलत, चले मान लिया गलत भी किया, चले मान लिया आईनी गलती भी की होगी, मान लिया कानूनी तौर पर भी उन्होंने गलत किया होगा, चले ये भी मान लेते हैं, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर अगर कोई शख्स गलत कदम उठा रहा है तो क्या उसके नतीजे में उसकी पार्टी की तोड़ फोड़ के लिए और तमाम रियासती इदारों को इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ता हमवार करने को आप जस्टिफाई करते हैं और आप समझते हैं कि हाँ ये जस्टिफिकेशन है आपके लिए कि मैदान खुला छोड़ दिया जाए। तो एहसन इकबाल साहब की ये जो आज की गुफ्तगू है या उनकी पार्टी की इस तरह की गुफ्तगू, ये उनको हॉन्ट करेगी कल को। हमारे पाकिस्तान में तो वक्त बदलता रहता है, आप देखिएगा कि वक्त बदल जाएगा कुछ अर्से के बाद। आज नवाज शरीफ लाडला प्लस है, कल वो लाडला प्लस नहीं रहेंगे। जब वो लाडला प्लस नहीं रहेंगे तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा, यही चीज़ें निकाली जाएंगी, एहसन इकबाल को सुनवाई जाएंगी। तो एहसन इकबाल साहब फिर इन सवालों का जवाब कैसे देंगे। तो आज अगर हालात उनकी फेवर में हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो उसूल के लिए डट जाएं और कहें कि नहीं, आज सियासत में कुछ उसूल वज़ा हो जाने चाहिए और उन्हीं उसूलों के मुताबिक सियासत को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एहसन इकबाल का बयान सुनवाया, तो चलिए जावेद लतीफ़ साहब का भी सुन लें। जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं, जावेद लतीफ़ साहब का बयान मैं पढ़ के सुनाऊंगा जनाब, अहम बयान है। वो फरमाते हैं कि आज नवाज शरीफ मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं। फिर कहते हैं कि ताकतवर हल्के भी मान गए हैं कि उनको निकालने का अमल गलत था। अच्छा, अब दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि नवाज शरीफ मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं। मुझे नहीं पता, अगर मकबूलियत की बुलंदियों पर है तो इलेक्शन क्यों नहीं मांग रहे, क्यों नहीं कह रहे इलेक्शन कराएं। मैं इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों पर हूं, इलेक्शन कराएं ताकि मैं 2/3 अक्सरियत लेकर आऊं। लेकिन वो इलेक्शन नहीं मांग रहे, इलेक्शन का जिक्र ही नहीं कर रहे, इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, इलेक्शन डिमांड ही नहीं कर रहे। तो नवाज शरीफ साहब अगर मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं तो घबराए हुए क्यों हैं, परेशान क्यों हैं और क्यों अवाम में जाना नहीं चाह रहे। दूसरी तरफ वो कहते हैं मुक़्तदर हल्के भी मान गए हैं कि नवाज शरीफ को निकालना गलत था। हाँ, शायद ये बात उनकी ठीक हो कि मान गए हैं और आज उनके लिए हालात ठीक हो गए हैं। ज़ाहिर है मान गए होंगे तो हालात उनके लिए बेहतर हुए होंगे, साजगार हुए होंगे। अच्छा, देखिए नवाज शरीफ साहब आज जो उनकी मीटिंग हुई है, 10 नवंबर से वो मुल्क भर के दौरे शुरू कर रहे हैं और मुल्क भर में जाकर वो अपने लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात हो रही है, तो नवाज शरीफ के लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या बाकी सियासी जमातों के लिए भी है? तो ऐसे में उनको मुल्क भर में जाने का क्या फ़ायदा है जब आपके हरीफ ही मैदान में मौजूद नहीं है, आपका हरीफ के पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, तो आपके पास आप जलसे करने का मकसद क्या है? एक ख़बर आखिरी में आपके साथ शेयर कर दूं कि देखिए शहजाद शौकत साहब जीत गए हैं आसमा जहांगीर ग्रुप के। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो ये इलेक्शन था, ये बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि पिछले कुछ अर्से में हम देख रहे हैं एहसन बोन साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, तो हमने देखा कि वो नून लीग के हक़ में जो है वो उन्होंने पटिशन डाली। एक सुप्रीम कोर्ट में उनकी पटिशन पेंडिंग पड़ी हुई है कि जी नाअहली जो है वो ताहयात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट यानी पूरा एक रुख मोड़ देता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। फिर जब दूसरे ग्रुप से आमिर खान ग्रुप से आबिद ज़ुबैरी साहब आए हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब ने 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से ये पटिशन डाली हुई है। फिर अहम मौके पर इनको प्रेसिडेंट को खिताब भी करना होता है। तो मौजूदा हालात में ये ओहदा बड़ा अहम था और ये ओहदा जो है बहरहाल अब आसमा जहांगीर ग्रुप के या एहसन बोन ग्रुप के आप कह लीजिए या नून लीग के हिमायती ग्रुप है, उसके जो शहजाद शौकत साहब थे वो ये जीत गए हैं इलेक्शन। तो अब देखिए आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।